हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आई होप सब लोग सही होंगे। अभी सब लोग आइसोलेट होंगे, अभी घर पे सेफ रहेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं इरिगेशन इंजीनियरिंग की क्लासेस लेके आऊँगा, और हम आज लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ योर इरिगेशन इंजीनियरिंग। हम लोगों ने जो है 2 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, ठीक है। जिन लोगों ने क्लास फॉलो की है उनको पता होगा, हमने 2 टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पे, दैट इज़ योर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड एज वेल एज योर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ओके, आज मैं आप लोगों से स्टार्ट करने वाला हूँ इरिगेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। मेरा नाम है अविनाश कुमार झा, और मेरे बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। जो लोग आज फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं उनको बता दूँ मैं, ऑलरेडी हमने 2 जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए हैं, दैट इज़ योर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड सेकेंड वन वॉज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इन 2 पार्ट्स, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए कितने लोग आज देख रहे हैं, अटेंडेंस कितनी है आज की क्लास की। एंड फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग यहाँ पे जुड़ जाए और हम लोग क्लास स्टार्ट कर लें, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर जो है मुझे अविनाश लाइव पेज जो है मेरा टेलीग्राम का, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं उनको बता देता हूँ कि मेरा टेलीग्राम पेज है अविनाश लाइव, उस पर आप जुड़ के जो है डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। वहाँ मैं अपडेट करता रहता हूँ मेरी नेक्स्ट क्लास के बारे में भी, और वहाँ पे आप जुड़ के मेरे से बाकी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, ओके। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकें, और हम लोग जो है क्लास स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग छोटा टॉपिक है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इससे, और काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं इसके, ठीक है। थोड़ा थ्योरेटिकल रहेगा, थोड़ा न्यूमेरिकल रहेगा, मिक्स टॉपिक है। तो शुरुआत में आपका थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा, आगे जो है हम डिजाइनिंग के बारे में देखेंगे, डिजाइनिंग ऑफ कैनाल्स के बारे में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ अभी, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 22 अप्रैल जो आपको 22 अप्रैल है, दैट इज कल से, जो आपकी 8 PM टू 9 PM 8 PM टू 9 PM आपकी जो है स्ट्रक्चर की क्लास स्टार्ट होने वाली है, स्ट्रक्चर एनालिसिस की क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। मैंने आप लोगों से क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि मैं प्लस पे जो है स्ट्रक्चर एनालिसिस का डिटेल कोर्स लेके आने वाला हूँ, जिसके अंदर थ्योरी, जितनी भी थ्योरी है आपकी स्ट्रक्चर एनालिसिस की, प्लस ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कन्वेंशनल क्वेश्चन मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ वहाँ पे, ठीक है। 18 क्लासेस होंगी आपकी उसके अंदर, ठीक है। डेली 1 घंटे की क्लासेस होंगी 8 PM टू 9 PM, ठीक है। ये आपकी सारी क्लासेस चलेंगी अनअकैडमी प्लस पे, जिसमें मैं डिटेल में स्ट्रक्चर एनालिसिस वहाँ पे डिस्कस करूँगा। इसके अलावा स्पेशल क्लासेस के बारे में बता दूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। स्पेशल क्लासेस के अंदर जो ऑलरेडी मैं मैथमेटिक्स चला रहा था, ठीक है, इसके बाद में स्टार्ट करने वाला हूँ फ्यू टॉपिक्स ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस, ठीक है। जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो आपके कन्वेंशन के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। जैसे कि आपका डिजाइनिंग ऑफ योर, आपकी जो बात करूँ मैं मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस की, उसके अंदर आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड, फोर्स मेथड कौन कौन से होते हैं, उससे कैसे एनालिसिस करते हैं हम। तो एनालिसिस ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर आई विल बी डिस्कसिंग इन दीज स्पेशल क्लासेस, ठीक है। स्पेशल क्लासेस में पूरा सिलेबस कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि कुछ टॉपिक्स जो है आपके जो कि इंपॉर्टेंट हैं फॉर कन्वेंशनल एज वेल एज फॉर ऑब्जेक्टिव, मैं वहाँ पे डिस्कस कर लूँगा इन स्पेशल क्लासेस, ठीक है। स्पेशल क्लासेस की जो डिटेल है वो मैं आप लोगों को ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, दैट इज योर टेलीग्राम पेज अविनाश लाइव, ठीक है। उस पर मैं सारे आपको वहाँ पे अपडेट देता रहूँगा कि स्पेशल क्लास कब और क्या किस टॉपिक पे होने वाली है, ठीक है। फिलहाल के लेटेस्ट अपडेट ये है कि 22 अप्रैल यानी कल से आपकी जो है 8 PM टू 9 PM स्ट्रक्चर एनालिसिस की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है इन डिटेल, जो कि आप वहाँ प्लस क्लासेस पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जिनको प्लस के कोर्सेज वहाँ पे सब्सक्राइब करने हैं, दे कैन यूज माई कोड अविनाश11, ठीक है। अविनाश11 कोड यूज करके दे कैन गेट 10% इंस्टेंट ऑफ, 10% आपको वहाँ पे ऑफ मिल जाएगा। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। और स्पेशल क्लासेस कब से होने वाली है आपकी, मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँगा। मोस्ट प्रोबेबली जो है हम जो है 22 या 23 को हम रखने वाले हैं स्पेशल क्लासेस, तो वो मैं आप लोग डिटेल आपको उनको डिस्कस कर दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, और मैं आप लोगों के साथ ट्राई कर रहा हूँ मैक्सिमम टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने की, ओके।
आप लोगों की ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं स्टील की, स्टील को आप फॉलो कर सकते हैं। नितेश सर की क्लासेस चल रही हैं 9:30 PM पे डेली ऑन यूट्यूब, ठीक है। वहाँ वो डिटेल में स्टील के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने ऑलरेडी आप लोगों से 2 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। देखिए इस तरीके से आपका ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंट, सर्वे, स्टील और आपका जो अभी इरिगेशन आपका स्टार्ट होने वाला है, मतलब 5 टॉपिक तो आपके यहाँ पे डिस्कस हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद नितेश सर स्टार्ट करेंगे आरसीसी, तो आपका 6 टॉपिक वहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हाफ ऑफ द सिलेबस आपका यहाँ पे कवर हो गया। जस्ट जरूरत क्या है, आप लोगों को जो है जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे ऑन द पेज अविनाश लाइव ऑफ टेलीग्राम, ठीक है। उस पर जुड़ जाइए तो आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट आ रहे हैं अगर, तो वहाँ पे भी आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है? इस तरीके से हमने देखिए कुछ दिनों के अंदर ही हमने जो है हाफ ऑफ द सिलेबस यहाँ पे कवर कर लिया है। और ज़रूरत अब ये है कि आप लोग जो है उन चीज़ों को प्रैक्टिस करें, ठीक है। सिलेबस कवर करने से नहीं होगा, आप लोग जो है उस नोट्स को स्टडी करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करें, और जो भी आपको डाउट आ रहे हैं वो अपने कंसर्निंग फैकल्टीज से पूछ लें, ठीक है। जो भी टॉपिक्स आपके कवर हो गए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे लगाने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आप लोगों से, ठीक है। वैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए और फिर आपको कोई डाउट आ रहे हैं फिर आपको सेल्फ एनालिसिस कीजिए, आपको उससे जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आपका स्ट्रक्चर की क्लास करते हैं प्लस के ऊपर, तो मैं आप लोगों से वहाँ पे एक मेगा क्यूज लूंगा लास्ट के अंदर, जिसके अंदर आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, वो मैं आप लोगों से वहाँ पे डिस्कस करूँगा। क्लियर है ये चीज़? चलिए शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, और उसके बाद से हम 1 बाय 1 टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन का मतलब इरिगेशन का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ इरिगेशन कौन सी होती है, एंड वेरियस टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन कौन कौन सी होती है। कुछ टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इरिगेशन हम पढ़ेंगे कि कमांड एरिया क्या होता है, ग्रॉस कमांड एरिया क्या होता है, कंसिडरेबल कमांड एरिया क्या होता है, बोर पीरियड क्या होता है, योर टॉक अबाउट कैश क्रॉप्स क्या होता है, खरीफ क्रॉप क्या होती है, रबी क्रॉप्स क्या होती है, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सेकंड टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स, कि क्रॉप्स की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है, फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन लेवल क्या होता है, ठीक है। वो आपका वेरियस क्रॉप्स पे हम देखेंगे, ठीक है। ड्यूटी एंड डेल्टा क्या होती है वेरियस क्रॉप्स की, उनका मतलब क्या होता है, उनके फैक्टर्स क्या होते हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे डिजाइनिंग ऑफ कैनाल्स। 2 टाइप की कैनाल्स होती है आपकी, लाइन कैनाल एंड अनलाइन कैनाल। अनलाइन कैनाल मतलब जो आपकी अर्दन कैनाल्स होती है उनको हम बोलते हैं अनलाइन कैनाल्स, और लाइन कैनाल जो आपकी जो होती है जिसके अंदर कंक्रीट का या फिर जो मैं बात करूँ आरसीसी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं लाइन कैनाल्स, ठीक है। उसकी डिजाइनिंग कैसे होती है, उसकी क्या एनालिसिस होती है, क्या थ्योरी है उसकी, वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट इज योर पार्ट 3, दैट इज एनालिसिस ऑफ ग्रेविटी डैम्स। ग्रेविटी डैम्स के अंदर वेरियस कौन कौन से फोर्सेस लगने वाले हैं और उसकी कैसे एनालिसिस रहती है, उसकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, वो हम देख लेंगे। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द पार्ट 3 इज थ्योरी ऑफ सीपेज। डिफरेंट थ्योरीज ऑफ सीपेज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि सीपेज एनालिसिस कैसे करते हैं और उसके अंदर कैसे हम वेरियस क्वांटिटीज कैलकुलेट करते हैं। एंड लास्ट पार्ट विल बी योर पार्ट 4 इन विच मिसलेनियस टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड, ठीक है। वाटर लॉगिंग क्या होती है, स्पिलवेज क्या होते हैं, ठीक है, वो सब हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है चीज, 4 पार्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। और आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर क्रॉप्स, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इरिगेशन होता क्या है और हमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ठीक है। मैं बात करूं आपसे तो इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन इज नथिंग बट इट इज द वाटर रिक्वायर्ड, इट इज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, ठीक है। आर्टिफिशियल एप्लीकेशन क्यों बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज नेचुरल एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, नेचुरल एप्लीकेशन इज योर रेन। नेचुरल एप्लीकेशन की बात करूं मैं is by rains. So the artificial application will be done by the irrigation processes, by the various techniques of the irrigation. Artificial application की बात करूँ मैं तो that is through irrigation, ठीक है। What happen in irrigation is defined as the artificial application of water throughout the growing period of crop at desired intervals to attain full maturity। मतलब at equal intervals, at some intervals हम जो है वाटर अप्लाई करते हैं ताकि जो आपका जो प्लांट है, जो क्रॉप है, वो जो है फुल मैच्योरिटी पे वहाँ पे ग्रो हो जाए। अब बात करूँ मैं कि वाई वी नीड इरिगेशन इन इंडिया, हमको इरिगेशन की रिक्वायरमेंट ही क्या है। मेन इसके रीजन देखिए क्या होता है, 2 मेन रीजन है इसके। पहला जो है ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया ऐसी है
सच दैट द रेनफॉल पैटर्न इज नॉट यूनिफॉर्म। अगर मैं बात करूँ आपके ज्योग्राफिकल पोजीशन की, कुछ इस तरीके से हमारा ये अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है। थोड़ा सा सही बनाया था। अगर मैं बात करूँ आपकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन हम देखें इंडिया की, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया इस तरीके से है कि जो उसके अंदर वाटर एप्लीकेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। दिस इज अर्थ एंड दिस इज द इक्वेटर। और इंडिया की लोकेशन कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर है कुछ इंडिया का लोकेशन, है ना, करेक्ट है, ठीक है। मैप को ध्यान नहीं दीजिए, मैप थोड़ा सा सही नहीं बना है। ज्योग्राफिकल लोकेशन कुछ इस तरीके से है कि इंडिया का जो है यहाँ पे जो है जो रेनफॉल पैटर्न है, द रेनफॉल पैटर्न इज नॉट यूनिफॉर्म। रेनफॉल पैटर्न यूनिफॉर्म नहीं है, जिसकी वजह से क्या है कि जो वाटर रिक्वायरमेंट है क्रॉप्स की, दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड only using the natural application. So that's why we need required to artificially apply the water in the field for the growing of crops. ठीक है। अब सेकेंड थिंग इज वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। सेकेंड पार्ट इज वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल रेनफॉल डज नॉट अकर इन अकॉर्डेंस विद द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। बात करूँ मैं किसी भी क्रॉप्स की, आपकी जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है इज डिफरेंट एट द डिफरेंट इंटरवल्स। मतलब एट द टाइम ऑफ सोइंग द वाटर रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट, at the time of growing the water requirement is different, at the end of the at the end of the plantation period, that is at the time of harvesting the water requirement is different. तो हमारा जो रेनफॉल पैटर्न है वो इस तरीके से नहीं है कि जो उसके वाटर रिक्वायरमेंट के पैटर्न को फॉलो कर सके। दैट्स व्हाई वी नीड द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर थ्रू द इरिगेशन प्रोसेसेस, ठीक है। दिस इज द टू मेन रीजन व्हाई वी नीड इरिगेशन इन इंडिया। नेक्स्ट मैं बात करूँ व्हाट आर इट्स वेरियस एप्लीकेशंस। सबसे पहला एप्लीकेशन होता है इट लेट टू ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड। इसकी वजह से क्या होगा, आपका यील्ड जो है मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, यील्ड बिकम मैक्सिमम, ठीक है। वाटर एप्लीकेशन की बात करूँ, वाटर एप्लीकेशन जैसे हम करते हैं उसके ऊपर यील्ड के ऊपर, तो जो है आपकी जो है वैल्यू ऑफ योर यील्ड स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है। अगर आपका ये मैं ग्राफ प्लॉट करूँ, दिस इज योर वाटर एप्लीकेशन एंड दिस इज योर यील्ड, ठीक है। तो आपका वाटर जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं तो आपकी यील्ड आपकी बढ़ती है। एट सर्टेन पॉइंट ऑफ वैल्यू ऑफ वाटर द यील्ड विल बी मैक्सिमम। अगर उससे भी ज़्यादा हम बढ़ाएंगे तो आपकी जो यील्ड है आपकी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। सो वी रिक्वायर एन ऑप्टिमम एप्लीकेशन ऑफ वाटर। सो विद इंक्रीज इन द इरिगेशन द वाटर एप्लीकेशन लेड टू द मैक्सिमम यील्ड ऑफ द फील्ड, ठीक है। इट विल हेल्प इन ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम यील्ड। सेकेंड इज एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग मींस सोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स टुगेदर ऑन द सेम फील्ड सच दैट द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स इज डिफरेंट एंड फार्मर्स कैन ऑब्टेन गुड यील्ड फॉर एटलीस्ट वन क्रॉप्स। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या करते हैं हम कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स जो है वहाँ पे प्लांट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स क्यों प्लांट करते हैं, ताकि जो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। डिफरेंट होने की वजह से क्या होगा कि हम ये इंश्योर रहते हैं कि आपका वाटर पैटर्न कैसा भी रहे, आपका एटलीस्ट जो है कोई एक क्रॉप तो वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द वाटर पैटर्न ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल वाटर, ठीक है। उस पर डिपेंड होगी आपका जो एप्लीकेशन है, उससे जो है आपका क्या होगा, कोई एक प्लांट का जो है क्रॉप का जो है वहाँ पे मैक्सिमम यील्ड हो जाए, ठीक है। इससे क्या होता है, हम इरिगेशन जब हम करते हैं इससे एलिमिनेशन ऑफ मिक्स क्रॉपिंग हो जाता है। मतलब हमको पता है कि हमारे पास वाटर अवेलेबल है आर्टिफिशियली, तो हम उसके ग्रोइंग पैटर्न के हिसाब से जो है हम वाटर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है हम वाटर अप्लाई कर सकते हैं। दिस विल लेड टू द एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि वो जो है उसके अंदर जो जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं अपने सॉइल के अंदर उसको वहाँ पे जो है हार्म पहुँचाते हैं, ठीक है। सो दिस हेल्प्स इन improving the soil condition and by eliminating the mixed cropping patterns. Okay. नेक्स्ट पार्ट इज इम्प्रूविंग डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। डोमेस्टिक वाटर सप्लाई कैसे इम्प्रूव करेगा, यूजिंग कैनाल्स। जैसे बात करूँ मैं, अगर आपकी बात करूँ मैं स्पेशली इन द एरियाज वेयर द वाटर स्कार्सिटी इज वेरी हाई, लाइक इन द केस ऑफ द राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी कैनाल, द राजस्थान कैनाल इज कॉल्ड द लाइफलाइन ऑफ राजस्थान, बिकॉज अगर ये कैनाल नहीं हो तो वाटर रिक्वायरमेंट वहाँ फुलफिल नहीं हो पाए, बिकॉज एज वी नो the Rajasthan is a desert area in which the water rainfall is very less. So हमको क्या होता है कि हमको आर्टिफिशियल एप्लीकेशन हमको वाटर लानी पड़ती है कहीं से, जिससे क्या होगा कि जो वाटर रिक्वायरमेंट है वहाँ पे पूरी हो सके।
एज इन द केस ऑफ राजस्थान कैनाल, वाटर जो है हम पंजाब एरिया से लेके आते हैं और वी सप्लाई इट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द राजस्थान, ठीक है। Especially in the desert areas where water requirement is very less, but the water application is also very less due to the rain scarcity. We need such artificial application of water which leads to improve the domestic water supply, ठीक है। ये आपका टिपिकल वाटर सप्लाई सिस्टम कैनाल का है, ठीक है। इसकी बेसिक टर्म समझ लीजिए क्या होता है इसके अंदर। इसके अंदर देखिए सबसे पहले आपका रिवर आया, रिवर के थ्रू आपका जो है वाटर यहाँ पे आपका ये मेन कैनाल के अंदर आया। मेन कैनाल से क्या होगा कि यहाँ पे डाइवर्जन हेडवर्क से यहाँ पे जो है वाटर यहाँ पे स्टोर होगा एंड इट विल डाइवर्ट द सम वाटर टू द मेन कैनाल्स, ओके। फिर क्या होगा, ये आपके डिस्ट्रीब्यूट होंगी वेरियस ब्रांच कैनाल के अंदर, ब्रांच कैनाल से डिस्ट्रीब्यूट होंगी डिस्ट्रीब्यूटीज में, डिस्ट्रीब्यूटी से फाइनली डिस्ट्रीब्यूट होंगी ये माइनर कैनाल्स पे और फाइनली इनटू द फील्ड, ठीक है। These are the various canal system in a canal network, okay. This will also helps in the improving your domestic water supply. Next is improving the land navigation. जो आपका अगर irrigation हम यहाँ पे जो करते हैं उससे क्या होगा, हम various जो यहाँ पे rivers को connect कर रहे हैं, interlinking of rivers जो आपने सुना होगा, interlinking of rivers, ठीक है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स क्यों कर रहे हैं हम, ताकि जहाँ पे जो है वाटर लेवल जहाँ पे ज़्यादा है रिवर्स के अंदर, उससे वेरियस रिवर्स को हम लिंक करके क्या करेंगे, जहाँ पे वाटर लेवल कम है, जहाँ पे इरिगेशन रिक्वायरमेंट है लेकिन वहाँ पे वाटर जो अवेलेबल है वो कम है, तो क्या करेंगे हम हायर, जहाँ पे हमारे पास हायर ऑप्टेन है वाटर का उसको हम डाइवर्ट कर देंगे जहाँ पे हमारे पास लेस वैल्यू ऑफ वाटर अवेलेबल है रिवर्स के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरलिंकिंग ऑफ वेरियस रिवर्स एंड दिस विल इम्प्रूविंग द लैंड नेविगेशन, इनलैंड नेविगेशन, मतलब वाटरवेज के थ्रू जो है हम वहाँ पे नेविगेशन भी कर सकते हैं। वाटरवेज की बात करूँ तो फर्स्ट वाटरवे आपका है इलाहाबाद टू हल्दिया, फर्स्ट वाटरवे जो है आपका, आई होप आपने सुना भी होगा इसके बारे में। फर्स्ट वाटरवे जो है आपका इलाहाबाद टू हल्दिया है, इलाहाबाद टू हल्दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जीएस के अंदर भी पूछा जाता है कि फर्स्ट वाटरवे कौन सा है, तो इट इज बिटवीन इलाहाबाद टू हल्दिया। सेकंड इज कोस्टल एरियाज ऑफ ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, सेकंड वाटरवे आपका आएगा ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे, और आपका थर्ड आएगा इन द स्टेट ऑफ केरला, थर्ड आपका इन द स्टेट ऑफ केरला। तो ये हमने बात करी वेरियस एडवांटेजेस ऑफ द इरिगेशन प्रोसेसेस या फिर इरिगेशन की वेरियस हमारे को एडवांटेज क्या है, लेकिन इसके अलावा कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं आपके इरिगेशन के, वो क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। डिसएडवांटेज सबसे पहला देखें तो ओवर इरिगेशन में लेड टू द वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है इरिगेशन की वजह से। सेकंड आपका हो गया मे लेड टू द वेट क्लाइमेट, ठीक है। ओवर इरिगेशन करेंगे तो हमारे क्या होगा, क्लाइमेट वहाँ पे वेट हो जाएगा, जो कि पहले ड्राई था अब वेट हो जाएगा, तो क्या होगा क्लाइमेटिक चेंजेस वहाँ पे आएंगे। थर्ड इज इट मे लेड टू द सीपेज टू द नाइट्रेट्स, सीपेज ऑफ नाइट्रेट्स हो जाएगा। मान लीजिए वाटर के अंदर आपका नाइट्रेट्स अवेलेबल है हाई क्वांटिटी के अंदर, तो क्या होगा कि अगर हम वो वाटर अप्लाई करते हैं आपकी फील्ड पे तो आपका क्या होगा, नाइट्रेट्स जो है यहाँ पे सीप कर जाएगा ग्राउंड वाटर के अंदर, ठीक है। ग्राउंड वाटर अगर हम यूज करेंगे फॉर द ड्रिंकिंग पर्पसेज तो इट मे लेड टू द इंक्रीज ऑफ कंटेंट ऑफ नाइट्रेट्स इन द वाटर, ठीक है। और नाइट्रेट्स की कंटेंट ज्यादा होने से क्या होगा, ब्लू बेबी डिजीज दैट इज मिथेमोग्लोबिनीमिया आपको वहाँ पे डिजीज नाम से वहाँ पे डिजीज हो सकती है। तो इट मे लेड टू द सीपेज ऑफ नाइट्रेट्स इन द वाटर, ओके। तो ये हमने बात करी वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करी मैंने आपसे इरिगेशन प्रोसेसेस की, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आती है लेग्यूमिनस क्रॉप्स। लेग्यूमिनस क्रॉप्स क्या होते हैं और इसका क्या इफेक्ट होता है सॉइल के ऊपर वो हम देख लेते हैं, ठीक है। लेग्यूमिनस क्रॉप्स कुछ स्पेशल टाइप की क्रॉप्स होती हैं जो कि आपकी जो है उसकी जो है काफ़ी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। उसकी क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं वो हम देख लेते हैं। देयर वाटर रिक्वायरमेंट इज लेस, उनकी जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो लेस होती है, एंड देयर रूट सिक्रेट्स अ बैक्टीरिया कॉल्ड एज राइजोबिया, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, ध्यान रखिए इसको। पूछा गया है पुराने प्रीवियस ईयर के अंदर कि व्हाट आर लेग्यूमिनस क्रॉप्स एंड व्हाट इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड हाउ इट इज डन, ठीक है। क्या होते हैं इसके जो रूट्स होते हैं वो सिक्रेट करते हैं राइजोबिया, बैक्टीरिया का राइजोबिया, विच हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो आपका हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर, ठीक है। leading to the increase in fertility of the soil, that is why it is called as green manure. लेग्यूमिनस क्रॉप्स को हम ग्रीन मैन्योर भी बोलते हैं। इसके अंदर कुछ आपके एग्जांपल हो गए पल्सेस के,
जिसके अंदर क्या होता है, वाटर रिक्वायरमेंट लेस होती है, और इसके जो रूट्स हैं, वो क्या करते हैं, एक राइजोबिया नाम से बैक्टीरिया रिलीज करते हैं। राइजोबिया ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइजोबिया नाम से आपका जो है बैक्टीरिया सिक्रेट करते हैं, एंड वो क्या करता है, आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने से क्या होगा, आपका जो है वहाँ पे जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने से क्या होगा, उसकी फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन मैन्योर। इसको हम ग्रीन मैन्योर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ ले एग्जाम के अंदर व्हाट इज ग्रीन मैन्योर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रीन मैन्योर, देन द आंसर विल बी लेग्यूमिनस क्रॉप्स। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ इरिगेशन। टाइप्स ऑफ इरिगेशन कौन कौन सी होती है, एंड वेरियस टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी टेक्निक से हम इरिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका बेसिक, आपका जो इंट्रोडक्शन है वो फिनिश हो जाएगा, फिर हम मूव करेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। बात करता हूँ टाइप्स ऑफ इरिगेशन की। तो टाइप्स ऑफ इरिगेशन मेनली दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं हम। फर्स्ट वन इज योर सरफेस इरिगेशन एंड सेकंड इज योर सब सरफेस इरिगेशन, ठीक है। सब सरफेस इरिगेशन, नाम से पता लग रहा है कि जो आपका सरफेस पे होगा इरिगेशन उसको बोलेंगे हम सब सरफेस इरिगेशन, जो सरफेस के बिलो होगा उसको हम बोलेंगे सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन को दो पार्ट में और डिवाइड करते हैं, दैट इज योर फ्लो इरिगेशन एंड लिफ्ट इरिगेशन, ठीक है। वन बाय वन हम देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। सरफेस इरिगेशन, when water is applied over the surface of the agriculture field, it is called as surface irrigation. Simple concept, simple नाम से पता लग रहा है। When the water is applied on the surface of the irrigation, it is called as surface irrigation. The first part of the surface irrigation is flow irrigation. In this case, water source is already present at a higher elevation and agriculture field is present at a lower elevation. And water is supplied under simple action of gravity. जैसा कि आपका कैनाल के अंदर होता है। कैनाल के अंदर क्या होगा, आपका जो विथ द स्लोप ऑफ द कैनाल आपका वाटर फ्लो होगा। जिस डायरेक्शन में आपका स्लोप ऑफ द कैनाल होगा आपका वाटर फ्लो होगा। मतलब आपका एक पॉइंट जो है इट इज एट अ हायर एलिवेशन एंड द अदर पॉइंट इज एट लोअर एलिवेशन, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, आपका वाटर फ्लो होगा, दिस इज कॉल्ड फ्लो इरिगेशन, ठीक है। इसका परफेक्ट एग्जांपल कौन सा है, कैनाल सिस्टम। सेकंड मैं बात करूं आपसे लिफ्ट इरिगेशन की। व्हेन वाटर इज एक्सट्रैक्टेड ईदर बाय द मैकेनिकल और बाय द मैनुअल मींस एंड देन इट इज अप्लाइड ओवर द एग्रीकल्चर फील्ड, देन इट इज कॉल्ड एज लिफ्ट इरिगेशन। मतलब क्या हो गया, आपका वहां से ग्रेविटी से आपका जो है वाटर फ्लो नहीं हो पा रहा है, देन यू हैव टू अप्लाई मैकेनिकल मींस। मैकेनिकल मींस का मतलब क्या हो गया कि जो है वहां पे आपको पंप्स वगैरह आपको अप्लाई करने पड़ रहे हैं, जिससे आप वाटर लिफ्ट करके आप अब जो है फील्ड पे अप्लाई कर रहे हैं, फील्ड पे वाटर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड योर लिफ्ट इरिगेशन, ठीक है। व्हेन द ग्रेविटी फोर्स इज नॉट सफिशिएंट we need to apply the mechanical means that is defined as the lift irrigation. These are the two parts of the surface irrigation, and then if we talk about the various subsurface irrigation, in this method water is applied directly into the root zone either naturally or with the help of pipes and perforations. Direct हम root zone के अंदर अप्लाई करते हैं using various pipes and perforations. Pipes and perforations का मतलब क्या हो गया कि आपके pipes के अंदर various small types के holes provide करते हैं, जिसके थ्रू आपका जो water है वो डायरेक्ट आपका रूट जोन के अंदर हम अप्लाई करते हैं, जिससे आपकी efficiency of the water application वो जो है वो इंक्रीज हो जाती है। But the initial cost of this setup is very high, but the efficiency of this system is also very high and the water losses are also very less. So this is called subsurface irrigation. Next हम बात कर लेते हैं various techniques that is used for the irrigation process. ठीक है, टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन की बात करो, सबसे पहला होता है आपका फ्री फ्लडिंग। फ्री फ्लडिंग नाम से पता लग रहा है कि आपका वाटर जो है वो फ्रीली अवेलेबल करा दिया गया है ऑन द फील्ड। इन दिस मेथड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज वाइल्ड फ्लडिंग, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज वाइल्ड फ्लडिंग बिकॉज फ्लो ऑफ वाटर इज नॉट कंट्रोल्ड इन दिस केस, ठीक है। फ्लो ऑफ वाटर कंट्रोल नहीं किया जाता है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज वाइल्ड फ्लडिंग। इन दिस केस फील्ड एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज वेरी लो। क्यों? क्योंकि आपका वाटर जो है वो फ्रीली फ्लड करा दिया गया है फील्ड पे, तो आपकी जो फील्ड एप्लीकेशन एफिशिएंसी है वो काफ़ी लो होती है, ठीक है। सेकंड इज योर बॉर्डर फ्लडिंग। बॉर्डर फ्लडिंग क्या करते हैं हम, इन दिस मेथड फील्ड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप्स। फील्ड को क्या करते हैं हम, जैसे आपका ये फील्ड हो गया, अगर इरिगेशन फील्ड है आपका ये, इसको हम क्या करते हैं नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं, ऑफ लेंथ वेरिंग फ्रॉम 100 to 400 मीटर्स एंड विड्थ वेरिंग फ्रॉम 10 to 20 मीटर्स। मतलब जो आपका विड्थ है वो 10 से 20 मीटर के बीच में वेरी करता है एंड द लेंथ वेरीज बिटवीन 100 to 400 मीटर्स, ठीक है।
वेरियस स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और इसके अंदर हम वाटर अप्लाई कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड योर बॉर्डर फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसके अंदर ये है एक कि जो आपका टाइम है वो कितना निकल के आता है इसके अंदर 2.303 y अपॉन एफ log 10 q अपॉन q माइनस ए एफ। वाई क्या हो गया, वाई इज द डेप्थ ऑफ रूट जोन, जो आपका रूट जोन का डेप्थ होगा वो होगा वाई, एंड एफ इज द इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स, q इज द डिस्चार्ज, एंड एरिया इज द ए, और ए इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द फील्ड। तो आपको टाइम निकालने के लिए बोले कि कितने टाइम के अंदर आपका जो पूरा फील्ड है वो इरिगेट हो जाएगा, देन टाइम विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला 2.303 y अपॉन f log base 10 q अपॉन q माइनस ए एफ। दिस इज द केस ऑफ बॉर्डर फ्लडिंग। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका बॉर्डर फ्लडिंग होता है, मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, वेरियस स्ट्रिप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं हम, और आपका एक डायरेक्शन के अंदर स्लोप होता है। Strip of the width of each strip is between 10 to 20 meters, and length of each strip is between 100 to 400 meters, and the time required for the complete irrigation is 2.303 y upon f log base 10 q upon q minus af. Clear? This is called border flooding. Next is checked flooding. In this, it is also a modified form of free flooding, in which field is divided into number of check areas by construction of levees. Levees में क्या करते हैं हम, एक जो है वहाँ पे सैंड या फिर उसके किसी के थ्रू हम क्या करते हैं उसको फील्ड को डिवाइड कर देते हैं वेरियस बॉक्सेस के अंदर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री फ्लडिंग, बट इन दिस केस वी ओनली डिवाइड द फील्ड इनटू वेरियस सब पार्ट्स व्हिच इज कॉल्ड लेवीज। ओके, द एरिया ऑफ ईच चेक एरिया। ठीक है, जो आपका एरिया बना है आपका, जैसे सपोज ये फील्ड था, इसमें क्या किया मैंने, ऐसे कुछ आपका यहाँ पे लेवीज बना दिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड चेक एरिया, दिस इज कॉल्ड check area where we need to apply water. ठीक है, in this what happens is we apply water and the area of this should be between 0.2 to 0.8 hectares. okay, क्या करते हैं हम इसके अंदर वेरियस पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इन दिस मेथड फ्लो ऑफ वाटर इज कंट्रोल्ड एंड रन ऑफ लॉसेस आर मिनिमाइज, क्योंकि आपका वाटर जो है इसी एरिया के अंदर कन्फाइन रहेगा, तो आपका क्या होगा, फ्लो इज यहाँ पे फ्लो यहाँ पे चेक में रहेगा, एंड आपका जो लॉसेस हैं, losses are minimum. Okay, this is called check flooding. Check flooding. Clear है? Next is your basin flooding. It is modified form of check flooding in which the check area is circular in shape. That is why it is also called as ring basin flooding. Ring basin flooding में क्या होगा, आपका वेरियस जो आपका एरिया है वो जो है सर्कुलर में डिवाइड कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा आपका जो है वहाँ पे जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज your ring basin flooding. It is preferred for orchard fruits plants. आपको पूछ ले कि orchard fruit plant के लिए क्या करते हैं हम। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे के सारे, ध्यान रखिए इसको। orchard fruit plant के अंदर क्या हम किस टाइप की फ्लडिंग यूज करते हैं, दिस इज बेसिन फ्लडिंग। ठीक है, दिस इज बेसिन फ्लडिंग। Next is your furrow irrigation. Furrows are narrow ditches which are excavated between different rows of crops and carry irrigation water through it. ठीक है, नैरो डिचेज होती हैं आपकी, जो आपकी लाइन के अंदर आपकी नैरो डिचेज हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, जो कि आपके जो लाइन के अंदर क्रॉप्स आपकी यहाँ पे शो हो रही हैं, दैट इज irrigated through this process, in which narrow ditches are excavated for the different rows of crops and carry irrigation water through it. Suitable for crops grow in rows. मैंने आपको बताया कि it is done in a row and ditches are excavated so that is suitable for your crops which are sowing in row. Evaporation losses are reduced. In this case, evaporation losses are reduced. Next is your sprinkler irrigation. Sprinkler irrigation पता ही होगा आप लोगों को, क्या करते हैं हम इसके अंदर स्प्रिंकल करते हैं, आपका वेरियस पाइप्स होता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं आर्टिफिशियल शावर की तरह यहाँ पे वाटर यहाँ पे जो है हम फील्ड में अप्लाई करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्प्रिंकल। Water is applied in this with the help of pipes and pumps in the form of a spray, that is artificial rain. ठीक है, यूजफुल व्हेन सॉइल इज इजीली एरोडेबल एंड लैंड ग्रेडियंट इज स्टीप। ठीक है, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजफुल है जहाँ पे आपका लैंड जो है वहाँ पे स्टीप ग्रेडियंट का है, और जो है लैंड आपकी इजीली एरोड हो सकती है, तो वहाँ पे आपका इसका काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी आती है इन द केस ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन।
ठीक है। इस टाइप से कुछ आपका यहाँ पे फरो इरिगेशन रहता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन आप लोगों ने देखा ही होगा। ये आपका फरो इरिगेशन रहता है जिसके अंदर हम नैरो डिचेस यहाँ पे फॉर्म करते हैं और आपका यहाँ पे रो जो है रो के अंदर आपकी सारी क्रॉप्स जो है यहाँ पे प्लांट होती है, एज इन द एग्जाम्पल ऑफ शुगर केन, मेज एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं ड्रिप इरिगेशन की। ड्रिप इरिगेशन इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रिकल इरिगेशन। व्हाई ट्रिकल इरिगेशन? बिकॉज इन दिस वाटर जस्ट ट्रिकल आउट ऑफ द पाइप्स इन द फॉर्म ऑफ वेरियस परफोरेशंस। आपकी पाइप्स के अंदर वेरियस परफोरेशंस होती हैं और आपका सपोज यहाँ पे आपका कोई प्लांट हमने ठीक है ग्रो किया, उसके अंदर डायरेक्ट आपका जो है यहाँ पे वाटर जो है ट्रिकल करता है इनटू द root zone and it directly help to the plant for the sowing and growing process। ठीक है, this is also called trickle irrigation and involves dripping water into the soil at very low rates from a system of small diameter plastic pipes filled with outlets called drippers। ठीक है, these are the various 7 types of irrigation that I already discussed। First one was flood irrigation, ठीक है, next one was basin irrigation, border flooding, and next one was check flooding, basin flooding, then was your furrow irrigation, sprinkler irrigation, and last one was drip irrigation। I hope all the 7 techniques is cleared and this is the various type of irrigation। and ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिलेंगे in which you are asked to discuss about the various techniques of irrigation। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि आपको टेक्निक्स पूछी गई है कि या फिर टाइप्स ऑफ इरिगेशन पूछी गई है। टाइप्स ऑफ इरिगेशन पूछे तो आपको सरफेस, सब सरफेस एंड आपको फ्लो लिफ्ट के बारे में बताना है, बट आपको टेक्निक्स पूछे तो आपको ये 7 टाइप्स ऑफ इरिगेशन डिस्कस वहाँ पे कर देंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज अ कमांड एरिया? कमांड एरिया इज डिफाइंड एज द एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड बाय अ कैनाल सिस्टम। ठीक है, आपका कैनाल सिस्टम जिस तरीके से फैला हुआ है, सपोज इस तरीके से कुछ कैनाल है आपके लगे हुए, ठीक है, तो जो टोटल एरिया वो इरिगेट कर सकता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज कमांड एरिया। ओके, what is gross command area? This is defined as total area that can be irrigated by a canal system on the perception that the unlimited quantity of water is available। This is called gross command area। मतलब टोटल एरिया जो है हम जो इरिगेट कर सकते हैं assuming that the water is available in a sufficient quantity that the irrigation or the application is not hindered, then that is called gross command area। Now if I talk about what is cultivable command area, this is the actually irrigated area within the gross command area। ठीक है, this is the case gross command area is actually the ideal case in which we consider that the unlimited quantity of water is available for the irrigation process। जब हमारे पास एक्चुअल वाटर निकल के आता है तो उसके अंदर जितना हमारा एरिया इरिगेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, योर कल्चरेबल कमांड एरिया। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स के अंदर आती हैं, दैट इज ड्यूटी एंड डेल्टा। इनका क्या मतलब होता है और इसका क्या इफेक्ट होता है और इसका क्या वेरियस प्रॉपर्टीज किस पे ये डिपेंड करती है। डेल्टा की बात करें, इट इज द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर सप्लाई टू द क्रॉप फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ सोइंग टू द इंस्टेंट ऑफ हार्वेस्टिंग। ठीक है, हमने कोई प्लांट यहाँ पे ग्रो किया, ठीक है, दिस इज योर प्लांट सोइंग and instant, this is the instant when your plant is harvested। Okay, the total depth of water, the depth of water which is required between this period is called delta of crop, delta of crops। ठीक है, it is defined as this sign delta and measured in the height centimeter। Okay, if I talk about the various crops with the general crops, राइस के लिए हमारी जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है 120 सेंटीमीटर होती है, शुगर केन के लिए 120 सेंटीमीटर डेल्टा होता है एंड व्हीट के लिए कितना होता है 40 सेंटीमीटर। दिस इज डिफाइंड एज डेल्टा ऑफ क्रॉप्स। अब हम बात करें कि ड्यूटी ऑफ द क्रॉप क्या होता है, इट इज अ टोटल नंबर ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इरिगेटेड when 1 centimeter cube per second of discharge is supplied continuously throughout its base period। ठीक है, मतलब बेस पीरियड क्या हो गया आपका, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं बेस पीरियड। ओके, तो क्या बोल रहा है ये कि अगर हम डिस्चार्ज अप्लाई कर दें 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड का फॉर द पीरियड, फॉर द बेस पीरियड, ठीक है, देन द एरिया इरिगेटेड, देन द एरिया इरिगेटेड is called as in hectares is called duty of water।
मतलब इट इज अ टोटल एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड इन हेक्टेयर्स when 1 centimeter cube per second of discharge is continuously supplied throughout the base period. Okay, clear है ये चीज? This is called duty and delta. अब बात करूँ मैं ड्यूटी ऑफ अ कैनाल सिस्टम, मैं कैनाल सिस्टम की बात करूँ आपसे, तो कैनाल सिस्टम की जो ड्यूटी की बात करूँ तो वेरियस पॉइंट्स पे क्या ड्यूटी कैसे वेरी करती है वो हम देख लेते हैं, और वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द ड्यूटी ऑफ द ड्यूटी ऑफ अ कैनाल इज कैलकुलेट। ड्यूटी की बात करूँ मैं आप लोगों से, सपोज आपका ये एक मेन रिवर है, ठीक है, यहाँ से आपकी मेन कैनाल डाइवर्ट हो गई, ठीक है, यहाँ पे मैं रिवर के ऊपर मैंने एक डाइवर्जन हेडवर्क बना दिया, दिस इज योर रिवर, मैंने आप लोगों से अभी डिस्कस भी किया था कैनाल सिस्टम के बारे में, दिस इज योर मेन कैनाल, देन कम्स योर ब्रांच कैनाल्स, दिस इज योर ब्रांच कैनाल, ठीक है, देन कम्स योर डिस्ट्रीब्यूटरीज, and then comes your minor canals, these are distributaries and these are minor canal, this is distributary and this is minors, and finally it is applied to the field. Okay, this is your field where the water is finally applied. क्लियर है? अब हमारा जो वाटर यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हमारे पास एंट्री हुई, ठीक है, यहाँ पे हेडवर्क है आपका, यहाँ पे हमारी वाटर की एंट्री हुई, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे मूव करेगा तो एट एज द वाटर प्रोसीड्स, एज द वाटर proceeds from main to branch, then to distributaries, and finally to the field. इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या होगा, वेरियस इवापोरेशन लॉसेस और आपके जो है वहाँ पे लॉसेस, सीपेज लॉसेस आपकी होंगी, ठीक है, क्या होगा, इवापोरेशन लॉसेस होंगी, इवापोरेशन लॉसेस होंगी, और आपके वहाँ पे सीपेज लॉसेस होंगी, ठीक है, इन द कैनाल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, योर डिस्चार्ज इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, ठीक है, डिस्चार्ज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, चलो ये तो ठीक है, हो गया। सपोज मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज दिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज दिया, तो एट दिस पॉइंट द डिस्चार्ज विल बी क्यू डैश Q1, एट दिस द डिस्चार्ज विल बी Q2, and at the finally at the field discharge will be Q3. The point here to be noted is the discharge Q3 is less than discharge Q2 is less than discharge Q1, and it is all less than 1 centimeter cube per second. Why? Because due to the various types of losses as the evaporation and the seepage losses. ठीक है, अगर डिस्चार्ज आपका डिक्रीज हो रहा है तो आपका ड्यूटी क्या होगा, ड्यूटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, वाई, बिकॉज एज द डिस्चार्ज डिक्रीजेज द ड्यूटी विल बी इंक्रीज, बिकॉज we have to find the area that can be irrigated, area can be irrigated, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड अप्लाई हो रहा है आपका मेन कैनाल के ऊपर, तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचते वो डिस्चार्ज डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपका ड्यूटी निकल के आएगा, ड्यूटी ऑफ द वाटर दैट इज एंटरिंग इनटू द मेन कैनाल इज लेस देन द ड्यूटी ऑफ द वाटर एंटरिंग इनटू द फील्ड कैनाल, मतलब जैसे जैसे हम फील्ड की तरफ मूव करेंगे फ्रॉम मेन टू ब्रांच, ब्रांच टू डिस्ट्रीब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी टू द फील्ड, जो आपका वैल्यू ऑफ योर ड्यूटी है वो क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा आपसे कैनाल सिस्टम के अंदर, जैसे हम मेन कैनाल से ब्रांच, ब्रांच से डिस्ट्रीब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी से आपका फाइनली फील्ड में पहुंचते हैं, तो क्या होता है, आपका जो है वैल्यू ऑफ ड्यूटी वहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट देखते हैं वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी की बात करूँ मैं आप लोगों से, तो सबसे पहला फैक्टर होता है टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करूँ मैं, इफ द परमेबिलिटी इज हाई,
परमिएबिलिटी इज हाई, तो क्या होगा, जो हम वाटर अप्लाई कर रहे हैं फील्ड के अंदर, जो हमने वाटर अप्लाई किया फील्ड के अंदर, क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, आपका जो है वाटर जो है वहाँ पे अंदर आपका सीपेज के अंदर वो एंट्री कर जाएगा। दैट इज वाई द लॉसेज विल बी हाई, लॉसेज विल बी हाई एंड ड्यूटी विल बी लेस। मतलब आपकी परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल पे डिपेंड कर रहा है कि आपका ड्यूटी कैसा निकल के आएगा, ड्यूटी विल बी लेस। सिमिलरली इफ द परमिएबिलिटी इज लो, लॉसेज विल बी ऑन द लोअर साइड एंड द ड्यूटी विल बी ऑन द हायर साइड। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं मैं आपकी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की। नेक्स्ट होता है आपका फैक्टर इसका टाइप ऑफ क्रॉप। ठीक है, इट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ क्रॉप। ठीक है, टाइप ऑफ क्रॉप कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है कि उसकी वाटर रिक्वायरमेंट कैसी है। इफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर इज लेस, तो क्या होगा, उसका जो है ड्यूटी जो है वो ज़्यादा निकल के आ जाएगा। थर्ड इज योर इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव रेनफॉल, इफ द इफेक्टिव रेनफॉल ऑफ द एरिया इज हाई, तो क्या होगा, हमें वाटर रिक्वायरमेंट आर्टिफिशियली जो है वहाँ पे कम रिक्वायर्ड होगी। तो क्या होगा उस केस में हमारे पास, इफ द पी इफेक्टिव इज हाई देन द ड्यूटी विल ऑल्सो बी हाई। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है आर्टिफिशियली अप्लाई वाटर करने के लिए वहाँ पे रिक्वायरमेंट कम रहेगी, तो क्या होगा, ड्यूटी हमारे पास ज़्यादा निकल के आएगा। इफ द रेनफॉल इफेक्टिव इज लेस देन द ड्यूटी विल ऑल्सो बी लेस, क्योंकि हमें जो है वाटर जो है आर्टिफिशियली अप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज से हम जो है लेस एरिया ऑफ वाटर वहाँ पे इरीगेट कर पाएंगे। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज योर क्लाइमेटिक कंडीशन। लास्ट वन इज योर क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब ये हो गया कि वहाँ पे अगर जो इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट है, वो अगर ह्यूमिड है, जहाँ पे आपकी इवोपरेशन लॉसेस कम हो रही है, तो आपका ड्यूटी क्या है वहाँ पे ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि इवोपरेशन लॉसेस कम होने से क्या होगा कि जो आपकी जो वाटर अवेलेबल है सॉइल के ऊपर, वो इवोपरेट नहीं होगी। इवोपरेट नहीं होंगी तो हमारा ज़्यादा एरिया इरीगेट हो पाएगा विद द हेल्प ऑफ 1 मिनट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, these are the various four factors which are affecting the duty of the water. First one was the type of soil, second was the type of crop, and third one was the effective rainfall, and last one was the climatic condition. ठीक है, मैंने डिस्कस किया आप लोगों से कैसे इस पे डिपेंड करती है आपकी ड्यूटी ऑफ द क्रॉप। ठीक है, तो ये था हमारा जो हम मेनली हमने ड्यूटी डेल्टा के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप ऑफ, जो हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स के अंदर क्या फॉर्मूले निकल के आते हैं, क्या उसके अंदर कंसेप्ट निकल के आते हैं, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके अंदर मैंने आप लोगों से बेसिक इंट्रोडक्शन बताया कि क्या क्या टाइप्स ऑफ जो इरीगेशन होती है वो कौन कौन सी होती हैं, ड्यूटी डेल्टा के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, एंड वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द ड्यूटी ऑफ द क्रॉप आई वाज डिस्कसिंग। ओके, ठीक है, बेसिक आप देख रहे हैं, इजी टॉपिक है, ज़्यादा इसके अंदर कोई ज़्यादा कंसेप्ट इन्वॉल्व नहीं है। बेसिक जो हम डे टू डे लाइफ में देखते आए हैं वो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो आप इजीली इसको फॉलो कर सकते हैं। नोट्स में आपको अवेलेबल करा दूंगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है, कल मैं आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे फील्ड कैपेसिटी की, आपका डेप्थ ऑफ रूट जोन कैसे निकालते हैं, आपकी फील्ड कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, मॉइस्चर जो एक्सट्रैक्शन लेवल होती है वो कैसे वो निकालते हैं हम, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमें टॉपिक फिनिश करने के बाद हम देखेंगे कंजम्पटिव यूज़ का मतलब क्या होता है, कंजम्पटिव यूज मेजरमेंट कैसे करते हैं, और उसके बाद हम मूव करेंगे डिजाइनिंग ऑफ कैनाल्स के ऊपर। ठीक है, तो कल का आपका जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको कोई भी डाउट है अगर, तो वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है इसके अंदर कमेंट सेक्शन में उसका आंसर कीजिए ट्राई करने का। ठीक है, आज ही क्लास पढ़ाया मैंने, उसी के अंदर आपका आंसर वहाँ पे आपका हिडन है उसका, उसको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिए, क्या आंसर निकल के आया। ठीक है, क्लियर है चीज़? तो आप यहाँ पे जो है क्लास को फॉलो कीजिए, कंटेंट को फॉलो कीजिए, आप जस्ट जो है यहाँ पे नोट्स को फॉलो कीजिए, एंड आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लगाना ट्राई कीजिए, तो आपके इजीली वहाँ पे लग जाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट हो आपको तो मुझसे अविनाश लाइव टेलीग्राम पेज पे आके जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि जो है अविनाश लाइव पेज जो है उस पर आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है प्लस के ऊपर स्ट्रक्चर एनालिसिस की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 22 अप्रैल, दैट इज़ कल से। ठीक है, आपकी 8 to 9 वहाँ पे प्लस की क्लासेस चलेंगी। ठीक है, और वहाँ पे आप आके स्ट्रक्चर एनालिसिस को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। जिसको प्लस के कोर्सेज एनरोल करने हो, दे कैन यूज माय कोड अविनाश11 एंड दे विल गेट 10% इंस्टेंट ऑफ। एंड हमारा कोड, ये मेरा कोड ही क्यों यूज़ करें, दे विल एबल टू कनेक्ट विद मी डायरेक्टली। आप मुझसे डायरेक्टली कोई भी डाउट किसी भी टाइप का वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है,
I hope everything is cleared and I think everyone is now at the home and जो आपका यहाँ पे आइसोलेशन जो हमको किया गया है और उसका फॉलो कर रहे होंगे, क्लास को फॉलो कर रहे होंगे, टाइम मिला है आपको। एंड जो भी स्टेटमेंट आया था कुछ दिनों पहले एसएससी का या फिर यूपीएससी का, जिसका भी आप एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, कि जो आपका जो एग्जाम डेट्स हैं वो आपकी डिपेंड करेंगी ऑल ऑन द कंडीशन ऑफ लॉकडाउन। ठीक है, तो आपके एग्जाम डेट्स को प्रिडिक्ट करना अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट हमको 3 मई तक का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास टाइम अच्छा खासा है, हम आराम से तैयारी कर सकते हैं। आपके ऑलरेडी 6 टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं और आपकी 7 टॉपिक भी इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। उसको हम यहाँ पे आपका हाफ ऑफ द टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं। क्लियर है? तो क्लास को फॉलो कीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इसका यूटिलाइज कर सकें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, ख्याल रखिए अपना, आइसोलेट रहिए, घर वालों का ख्याल रखिए और जो है साथ साथ में तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप लर्निंग। आई होप एवरीवन इज लर्निंग एंड अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए साथ में हमारे साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।